हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। हम आपको एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के 10 सालों के क्वेश्चन का सलूशन बता रहे हैं। पहला सब्जेक्ट हम कंसीडर किए हुए हैं आरसीसी। 2 वीडियो जो हमारे पुराने हो गए हैं उसमें 60 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, ARCC column is regarded as long column if the ratio of its unsupported length between the end restraints to least lateral dimension is more than। हिंदी पढ़ देते हैं। आरसीसी स्तंभ को लंबा स्तंभ तब माना जाता है जब यदि सिरों पर प्रतिबाधाओं के बीच अनालंबित लंबाई और न्यूनतम पार्श्व बीमा का अनुपात किससे अधिक हो। ठीक है ना। क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप भी अपने हिसाब से देखिए, उसके बाद 30 सेकंड का समय लीजिए, इसका आंसर खुद दीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। ठीक है ना। चलिए, समय स्टार्ट हो गया है आपका, तब हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो 30 सेकंड केवल समय लीजिए, क्योंकि एसएससी जेईई में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 से 35 सेकंड का समय ही रहता है। ठीक है ना। तो 15 सेकंड हो चुके हैं। बीस सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड और बचे हुए हैं। सोचिए अपना आंसर। ठीक है, तो आपका समय हो गया ख़त्म। अब हम आपको बता रहे हैं आंसर। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारा आपको पता होगा कि ये आपका कॉलम है। ठीक है ना। जब ये सपोर्ट नहीं दिया गया रहता है तब इस कंडीशन में जो इसकी लंबाई होती है उसी बोलते हैं अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है। सपोर्ट कर देंगे तो फिर क्या हो जाता है, इफेक्टिव लेंथ आ जाता है। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अनसपोर्टेड लेंथ की बात हो रही है। ठीक है। तो अनसपोर्टेड लेंथ, तो ये आपका पूरा लंबाई यल है। ठीक है ना। ये लंबाई आपका यल है। उसके बाद क्या कह रहा है कि यल बाई बी का रेशियो, मतलब लीस्ट लेटरल डायमेंशन किससे ज़्यादा हो तब इस कॉलम को हम लोग बोलेंगे लॉन्ग कॉलम। जब 60 से ज़्यादा होगा तब बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। ये सिलेंडरनेस रेशियो नहीं है, ये देखिए अनसपोर्टेड लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ रहता तब हम लोग क्या कहते हैं इसको, सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है। तो सिलेंडरनेस रेशियो वाला ये क्वेश्चन नहीं है, वरना ये लिखा रहता है कि 12 से ज़्यादा होता तब लेमडा का मान यल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम होता है अथवा लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर वो बात नहीं हो रहा है, एल अनसपोर्टेड डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ये वाला क्वेश्चन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कोडल प्रोविजन है। अब देखेंगे क्लॉज नंबर 25.3.1, ये आप IS कोड 456/2000 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है। तो 61 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 62 देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 62, The minimum diameter of longitudinal reinforcement in RCC column should not be less than। हिंदी है। RCC स्तंभ में अनुदैर्ध्य प्रबलन का न्यूनतम व्यास किससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप सोचिए, इसमें आप केवल 15 सेकंड लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सवाल है। ठीक। चलिए आंसर आप बताइए, खुद ही सोच लीजिए। 62 नंबर। ठीक है, टाइम ख़त्म। देखिए, जो लॉन्गिट्यूडनल बार की बात हो रही है, मेन बार की, अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर बार बनाते हैं तो मिनिमम 6 बार रहता है सर्कुलर में। अगर रेक्टेंगुलर रहेगा अथवा स्क्वायर रहेगा तो मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार जो होते हैं वो 4 होते हैं, ये याद रखिए। और जो मेन रेइंफोर्समेंट होता है इसका डायामीटर अगर आप देखेंगे तो शुड नॉट बी लेस देन 12 mm, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए, तो इसका हो गया ए। आगे चलते हैं 63 नंबर। 63 देखिए, द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज ऑफ ए टी बीम ऑफ ए रिब्ड स्लैब इज एज्यूम्ड एज। हिंदी है। एक धारीदार स्लैब के टी बीम के फ्लैंज की मोटाई कितनी मानी जाती है। ठीक है। आपके पास समय है 30 सेकेंड, सोचिए 30 सेकेंड। 63 नंबर है। ठीक है ना। तो आंसर हम बता देते हैं, ये तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ समझाने वाली नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, थिकनेस ऑफ द कंक्रीट टॉपिंग। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 63 का। ठीक है ना। तो आप इसको याद करना पड़ेगा, 63 का बी। 64 पे चलते हैं।
in a singly reinforced beam, if the concrete is stressed to its allowable limit earlier than steel, the section is said to be। ठीक है ना, इसका आप हिंदी देखिए, यदि एकल प्रबलित धरण में प्रतिबल की मात्रा कंक्रीट की अनुगेय सीमा इस्पात की अनुगेय सीमा से पहले पहुंच जाए तो उक्त परिच्छेद को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ सेक्शन का ये सवाल है। ठीक है ना, हर साल आता है टाइप्स ऑफ सेक्शन, अंडर, ओवर और बैलेंस वाला, तो डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए अब 25 सेकंड इसमें लीजिए, फिर आंसर देखिए, फिर हम बताएंगे 64 का। ठीक है, चलिए हम अब सलूशन बताते हैं। ये हमारा बीम सेक्शन है। ठीक है ना, मान लेते हैं जब ये बैलेंस रहेगा तब, जब बैलेंस रहेगा तब मान लेते हैं 2 छड़ है। अब देखिए बैलेंस सेक्शन क्या होता है, जब लोड धीरे धीरे आप इस पर लगाते जाएंगे, धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस कंक्रीट में भी पैदा होने लगेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब सिग्मा सीबीसी, और छड़ में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एएसटी इसमें जनरेट होगा। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दोनों लोग एक साथ जब परमिसिबल लिमिट पर पहुँचते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैलेंस सेक्शन अथवा इकोनॉमिकल सेक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे इकोनॉमिकल सेक्शन अथवा इसी को बोला जाता है बैलेंस सेक्शन। ठीक है ना, तो ए और सी जो है दोनों एक ही ऑप्शन है, तो यानी ये दोनों तो गलत हो सकते हैं। ठीक है, दोनों गलत हो गए। अब देखिए क्या बैलेंस में दोनों एक साथ पहुंचते हैं। अब क्या करें, अगर एक छड़ ज़्यादा कर दें, एक छड़ ज़्यादा कर देंगे, अब छड़ों की संख्या ज़्यादा है, लोड बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे ना तो कंक्रीट पहले अपने परमिसिबल लिमिट पर पहुंच जाएगा, पहले सिग्मा सीबीसी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ तक अभी कंक्रीट स्टील जो है नहीं पहुंचा रहेगा। ठीक है, छड़ ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, छड़ ज़्यादा मतलब ओवर हो गया, अगर छड़ कम पड़ गया तो फिर बोलेंगे अंडर। तो यहाँ पर क्या है, कंक्रीट में जो स्ट्रेस है पहले पहुंच रहा है, स्टील में नहीं पहुंच रहा है, मतलब छड़ ज़्यादा हो गया, तो ये आपका हो गया ओवर रेनफोर्स सेक्शन। लेकिन अगर क्या होता कि स्टील पहले परमिसिबल लिमिट पर पहुंचता तो छड़ यहाँ पर कम हो जाता, तब बोलते अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, इन ए सिंगली रेनफोर्स बीम इफ कंक्रीट इज स्ट्रेस्ड टू इट्स अलाउबल लिमिट अर्लियर देन स्टील, स्टील से पहले कंक्रीट आपका परमिसिबल पर पहुंच जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। ठीक है, तो 64 का बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला देखिए 65 देखिए, पढ़िए आप। द स्पैन टू डेप्थ रेशियो लिमिट इज स्पेसिफाइड इन IS 456/2000। ठीक है, 2000 लिखा हुआ है, फॉर द रेनफोर्स कंक्रीट बीम इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट। ठीक है ना, हिंदी पढ़ लीजिए। प्रबलित कंक्रीट बीम के लिए विस्तृति और गहराई के अनुपात, ठीक है, L/D का रेशियो कह रहा है, गहराई का अनुपात की सीमा IS 456/2000 में बताई गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, ठीक है, सोचिए 20 सेकंड का समय है, 2 बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तब हम लोग करते हैं। 65 नंबर है क्वेश्चन। चलिए, तो समय हो गया ख़त्म। जब हम लोग डिफ्लेक्शन में चाहते हैं, डिफ्लेक्शन में हम लोग चाहते हैं कि ये जो बीम हो हमारा फेल ना हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, L/D के रेशियो का अनुपात देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं, इसके अंडर में अगर रहता है तो डिफ्लेक्शन में बीम जो हमारा फेल नहीं होता। तो पहला दे रहा है शियर फेलियर, तो इससे मतलब ही नहीं है, डिफ्लेक्शन वाली बात होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। 65 हो गया। 65 के बाद 66 यहाँ है, ये वाला। चलिए 66 देखिए, A 300/300 mm RC कॉलम, कॉलम का देखिए बहुत सवाल आ रहा है, मतलब कॉलम आपको 100% आना चाहिए। इज रेनफोर्स्ड विद 8 बार। ठीक है, 8 बार से क्या किया गया, इसको रेनफोर्स किया गया। 4 बार आर ऑफ 12 mm डायमीटर, द पिच ऑफ लेटरल टाई शैल बी केप्ट एज। ठीक है ना, चलिए हिंदी पढ़ते हैं। एक 300/300 mm RCC स्तंभ को 8 छड़ों में प्रबलित किया जाता है। 4 छड़ 12 mm व्यास के हैं, पार्श्विक बंधन का अंतराल क्या होगा। ठीक है, तो जो लेटरल टाई होता है उनके बीच में स्पेसिंग। ठीक है ना, ये आपका कॉलम है, अभी आपको मौका मिलेगा। ठीक है, ये मेन रेनफोर्समेंट है और इसी में क्या होता है, ये लेटरल टाई लगे रहते हैं, इन्हीं के बीच में स्पेसिंग
पूछी जा रही है। ठीक है, तो आप सोचिए आपके पास यहाँ पर अब 35 सेकंड आपको दे रहे हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, समय समाप्त हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए लेटरल टाई का स्पेसिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी स्पेसिंग कितनी होती है? स्पेसिंग की अगर बात करें तो दो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई जाती हैं। स्पेसिंग की बात कर लेंगे तो ये होता है 16 फाई और ये लॉन्गिट्यूडनल का डायमीटर और 300 mm। ठीक है, इनमें से जो आपका मिनिमम रहेगा। ठीक है, तो ये आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग लगा देते हैं 16 फाई मतलब 16 गुणे और कितने mm का डायमीटर है? 12 mm। 12 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए। ठीक है, 12 और 16 का गुणा करेंगे तो आएगा 192। अब देखिए 300 में और 192 में कौन छोटा है? तो 192 आपका छोटा है, तो यहाँ पर देखेंगे 192 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो स्पेसिंग का बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या हमारा 16 फाई लॉन्गिट्यूडनल और 300 mm में जो मिनिमम होगा। ठीक है ना, तो इसी फार्मूले से आपका बन करके आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 67 देखते हैं। 67 है द बेस विड्थ ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट एच इज जनरली टेकन एज बी बराबर कितना। ठीक है, बी और एच में संबंध पूछा जा रहा है, वास्तव में यही आपको बताना है। ठीक है, हिंदी बताते हैं। एच ऊंचाई की धारक भित्ति के आधार चौड़ाई सामान्यतः बी बराबर कितनी होती है। ठीक है ना, तो ये आप क्या करेंगे, इसमें भी 20 सेकंड का आप समय ले लीजिए। ठीक, 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 जल्दी से कीजिए। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ये आप यहाँ से याद कर लेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए 68 नंबर। 68 नंबर व्हेन आरसीसी फुटिंग इज नॉट एक्सटेंडेड इन द प्लॉट ऑफ नेबरिंग हाउस द टाइप्स ऑफ फुटिंग प्रिफर्ड। ठीक है ना, हिंदी देखिए, जब आरसीसी फुटिंग का विस्तार बगल वाले घर के भूखंड पर नहीं किया जाता तो किस प्रकार की फुटिंग बेहतर होती है। ठीक है ना, तो इस पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा। 68 देखिए, आपको 20 सेकंड का समय है। ठीक है ना, तब तक हम क्वेश्चन भी समझा देते हैं और लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप घर बना रहे हैं, और इसकी सीमा आपकी अब क्या हो गई, ज़मीन की अब लिमिटेड हो गई, आप इधर उधर नहीं बढ़ा सकते, तब यहाँ पर कौन सा फुटिंग आप देंगे। ठीक है ना, कौन सी फुटिंग देंगे जब आप किसी और के ज़मीन में आप नहीं बढ़ा सकते हल्का सा भी फुटिंग, तो एक ही फुटिंग होता है, वो क्या होता है हमारा स्टेप फुटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका याद करेंगे, 68 का सी फुटिंग वाला पढ़ेंगे, वहाँ से पता चलेगा। चलिए 69 देखिए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि और भी सब्जेक्ट हम लोग कवर करें। 69 द कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, देखिए जॉइंट का आ गया, और जॉइंट का मतलब ये है हमारा सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ये पार्ट है, अथवा ये हाईवे इंजीनियरिंग है, वहाँ से भी ये हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आरसीसी में पूछ लिया है द कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट में निर्माण जोड़। ऑप्शन देख लीजिए, शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर, कह रहा कॉर्नर पर नहीं दिया जाता। बी है शुड बी स्पेस्ड एट ए डिस्टेंस 3 मीटर अपार्ट इन केस ऑफ ह्यूज स्ट्रक्चर, कह रहा जब बड़ा स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है हर 3 मीटर पर दिया जाता है। सी ऑप्शन शुड बी लोकेटेड वेयर शियर फोर्स इज लार्ज, कह रहा है ये वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ शियर फोर्स आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, डी ऑप्शन शुड बी लोकेटेड वेयर बेंडिंग मोमेंट इज लार्ज, कह रहा है वहाँ पर ये बनाया जाता है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो अपना आंसर आप चूज कीजिए, तब तक हम वेट कर ले रहे हैं। 20 सेकंड का समय ले लीजिए। थ्योरेटिकल 69। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। चलिए हो गया। 69 का आंसर हम बताते हैं।
देखिए क्या यहाँ पर ऑप्शन भी छांट सकते हैं। आप लिखा है ऑप्शन सी, देखिए शुड बी लोकेटेड वेयर शियर फोर्स इज लार्ज। जब शियर फोर्स ज़्यादा होता है ना तो यहाँ पर शियर रेइनफोर्समेंट दिया जाता है, जॉइंट की बात नहीं होती। तो ऑप्शन सी गलत हो गया। शुड बी लोकेटेड वेयर बेंडिंग मोमेंट इज लार्ज, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के लिए तो डी का मान बढ़ा देते हैं तब भी हो जाता है, तो यहाँ पर जॉइंट से मतलब नहीं है, तो सी और डी आपका गलत हो गया। शुड बी स्पेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अपार्ट इन केस ऑफ ह्यूज स्ट्रक्चर। देखिए क्या लिखा भी, शुड बी स्पेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अपार्ट इन केस ऑफ ह्यूज स्ट्रक्चर। इससे कोई मतलब ही नहीं है, रोड बनाते हैं तब। शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर, ये बात सही है, ये कोने पर नहीं दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है कोने पर नहीं दिया जाता। होता क्या देखिए बता दें, ये रोड बनते हुए जा रहा है, ठीक है ना, ये रोड आपका बन रहा है, रोड बनाते हुए चल रहे हैं, ये रोड बन रहा है। अब क्या देखिए बनाना है 50 किलोमीटर, अभी 10 ही किलोमीटर बनाए हुए हैं, अभी 10 किलोमीटर हम लोग बनाए तभी जो है दिन ख़त्म हो गया। अगले दिन काम स्टार्ट करना है ना, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक जॉइंट दे दिया जाता है, तब अगले दिन आगे काम होता है। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ठीक है। तो ये किसके लिए है, नए शरीर से फिर काम स्टार्ट करना है दूसरे दिन, इसीलिए बनाते हैं। तो ये बी सी और डी देख रहे हैं ना, ये दूसरी ही बात कर रहे हैं, स्पेसिंग की बात यहाँ पर है ही नहीं। और कॉर्नर पर नहीं देते, ये बिल्कुल कहाँ क्या करते हैं, जहाँ पर काम ख़त्म होता है आज वहीं पर देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए 70 देखिए, द टोटल लेंथ ऑफ ए क्रैंक्ड बार थ्रू ए डिस्टेंस डी एट 45 डिग्री इन केस ऑफ बीम ऑफ इफेक्टिव लेंथ एल एंड डेप्थ डी एज। हिंदी पढ़ते हैं, प्रभावी लंबाई एल और गहराई डी की धरण के मामले में 45 डिग्री पर एक दूरी डी से क्रैंकिक छड़ की कुल लंबाई कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये आप बहुत ज़रूरी है, ये वाला तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। ये कुल लंबाई पूछा है, ठीक है ना। देखिए छड़ क्या होता है, क्रैंक कर दिया जाता है, ऐसे छड़ क्रैंक होगा, ठीक है ना। इतना ही क्रैंक कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, पूरी लंबाई बताइए, ठीक है। जब सीधा हो जाएगा तब लंबाई आपको बताना है, ठीक। और इसकी गहराई इसका क्या बताए हैं, डी है, और ये 45 डिग्री से मुड़ा हुआ है, तो आप इसी के बारे में बताएंगे, पूरी लंबाई बताइए, ठीक है ना। चलिए आपको समय देते हैं 20 से 25 सेकेंड। 70, चलिए तो टाइम ख़त्म हो गया। देखिए अब क्या, जब छड़ मोड़ेंगे ना, छड़ देखिए आपका ये ऐसे किनारों पर ऐसे मुड़ता है दोनों तरफ, ठीक है। अब इसको सीधा करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा हो जाएगा, ये मोड़ा हुआ चीज़ अगर ऊपर से देखें, अगर ऐसे देखेंगे तो इसको हम लोग केवल एल कह देते हैं, ठीक है। और ये वाला करंट जब सीधा कर लेंगे तब, तो शुरुआत में ऐसे देखेंगे तो एल ही दिखेगा। तो कह रहा है जब करंट कर देंगे तो कितना लेंथ बढ़ जाएगा, तो एल आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एल प्लस क्या हो जाता है, ये जगह मोड़ते हैं तो ये लंबाई में इंक्रीमेंट होता है 0.4 डी के बराबर, ठीक है। लेकिन दो तरफ मोड़ा गया तो यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन, एल प्लस 2 टाइम्स 0.42 डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, बी लगा दीजिए। डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं, बस हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए ताकि दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, ठीक है। बाकी आपके कॉपी में होगा, वहाँ पर हम पढ़ाए हुए हैं, हम एस्टिमेशन में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। एस्टिमेशन में इसको हम पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। आरसीसी में ये वाला हम नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए 71 देखिए, ए कॉलम इज नोन एज मीडियम साइज इफ़ इट्स सिलेंडरनेस रेशियो इज बिटवीन, ठीक है ना। इस पर आप ध्यान दीजिए ज़रा। कह रहा है कि एक कॉलम को इंटरमीडिएट कॉलम कब कहेंगे, जब लेमडा का मान किसके किसके बीच में होगा, ठीक है ना। किसके किसके बीच में होगा वो वैल्यू आपको बतानी है, ठीक। चलिए इसमें समय ले लीजिए आप 25 सेकेंड का, जल्दी से। 71, हम लोग जानते हैं लेमडा बराबर एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लैटरल डायमेंशन बी और डी, ठीक है। अगर इस केस में लेमडा का मान होता है तो हमारा क्या होता है, केवल शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम ही हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन अगर लेमडा का मान एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई ये आर मिनिमम, रेडियस ऑफ जायरेशन है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, इससे होता है तब लेमडा की अगर बात करें, लेमडा का मान अगर 32 से कम है तो बोलते हैं शॉर्ट कॉलम,
अगर लेमडा का मान 32 से ज़्यादा और 120 से कम है तो बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉलम, लेकिन लेमडा का मान अगर 120 से ज़्यादा है तो कहते हैं उसको लॉन्ग कॉलम। ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट की बात हो रही है तो लेमडा का मान जो होगा हमारा 32 और 120 के बीच में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक, आगे चलिए ज़रा 72। विच ऑफ द फॉलोइंग proportion of the ingredient of concrete mix is not in conformation to arbitrary method of proportioning। ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं। कंक्रीट मिश्रण की सामग्री के अनुपात में निम्न में से कौन से अनुपात में सही नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए आप, उसके बाद इसका आंसर बताइए, फिर आपको हम बताते हैं। अभी इसको तो समझा भी देंगे हम। चलिए 72 नंबर। चलिए ठीक है, बताते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन सा प्रपोर्शनिंग गलत है। वास्तव में कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा प्रपोर्शनिंग गलत है। ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं M25 का है। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं M25 का है, ये वाला। इसको देखेंगे 1 2 4, 1 2 4 आप देखेंगे तो ये तो M15 का है। ठीक है, 1 3 6 ये कह सकते हैं M10 का। 1 4 10 किसी का नहीं होता है। ठीक है, 1 4 10 किसी का नहीं होता, क्योंकि एक संबंध n संबंध 2n होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 संबंध n संबंध 2n के बराबर होता है। जैसे ये देखिए M15 वाला, यहाँ 1 रखे हैं, n बराबर अगर 2 रखेंगे, यहाँ पर देखिए n बराबर 2 रख दिए तो यहाँ अपने आप से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो डी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, चलिए 73 देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अंडर कॉन्स्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज। ठीक है ना, कह रहा है हिंदी देखिए, कंक्रीट में स्थिर भार के अंतर्गत विसर्पण विकृति ... करती है। ठीक है, चलिए आप अपना आंसर 20 सेकंड में बताइए, बाकी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। 73 नंबर। चलिए हम बताते हैं। लिखा है अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज। ऑप्शन ए टाइम डिपेंडेंट। कह रहा है जो क्रीप होता है वो टाइम पर निर्भर करता है, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, क्रीप इफेक्ट जो है, क्रीप स्ट्रेन जो है टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। ठीक, सी ऑप्शन कह रहा है मॉइस्चर डिपेंडेंट। कह रहा है ये नमी पर भी डिपेंड होता है। डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो देखिए जो वास्तव में देखेंगे क्रीप इफेक्ट ना, टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्रीप जो है, क्रीप वाली जो स्ट्रेन होती है वो लगातार बढ़ती है। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन इनडायरेक्टली करता है। इनडायरेक्टली क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है कंक्रीट के अंदर, तब की बात करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो समय है, समय जो है ये डायरेक्टली इसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है क्रीप स्ट्रेन जो है धीरे धीरे घटने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर में क्रीप वाली चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं, तो आप ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, क्रीप कोफिशिएंट का मान पूछा जाता है टाइम के साथ। ठीक, तो याद कर लीजिएगा। 74 देखिए, इफ 50 kg ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड 100 kg of coarse aggregate are mixed in concrete whose water cement ratio is 0.6, the weight of water required for harsh mix। ठीक है, हिंदी देखिए, यदि 50 kg महीन मिलावे और 100 kg मोटे मिलावे को मिलाया जाए, जिसमें जल और सीमेंट का अनुपात 0.6 हो, तो कितने जल का प्रयोग होगा। ठीक है ना, ये देख लीजिए, 10 सेकंड समय ले लीजिए, क्योंकि ये कोडल प्रोविजन है, इसको ज़्यादा समझाना नहीं है। 74 ठीक है, किसी नतीजे पर आप पहुंच गए, चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अथवा क्या है, एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। कैसे, ये लिखा है 50 kg फाइन एग्रीगेट, 2 संबंधित 4 का कोर्स एग्रीगेट में होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर देखेंगे जो सीमेंट होगा 1 है, M15 की बात यहाँ पर
हो रही है। ठीक है, तो अगर 50 किलो बालू लग रहा है तो ये लग रहा होगा कितना, 25 केजी। ठीक है, अब वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें, वाटर सीमेंट रेशियो 0 पॉइंट कितना है, 6 है। ठीक है, अब देखिए क्या है, सीमेंट हमें पता है कितना है, 25 केजी। 25 का इसमें गुणा कर दीजिए, तब देखते हैं कितना आता है। तो वेट बराबर हो जाएगा 25 गुणे 10.6। ठीक है, 25 छक्का 150 यानी 15 केजी। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ से 15 केजी। अब देख रहे हैं इसमें 15 के जो है नहीं, ये 14 केजी है। ठीक है, लेकिन ये 14 केजी नहीं है, रिकमेंडेड वैल्यू आपका 12 केजी है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप याद करना पड़ेगा इसको, और इसका कोई और निवारण नहीं है। ठीक है, तो 74 का अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ये कोडल है, यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, तो हम लोग निकाल नहीं रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए 75 पे चलते हैं। ज़्यादा हम समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, नहीं तो दूसरे तरीके से पता चल जाएगा, कोड नंबर हमें पता है उसका। चलिए 75 देखिए, इफ़ द साइज ऑफ ए पैनल इन ए फ्लैट स्लैब इज 6 बाई 6 मीटर, देन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड द विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप एंड मिडिल स्ट्रिप आर। ठीक है ना, ये आप हिंदी पढ़ लीजिए। यदि एक सपाट छत में पैनल का आधार 6 बाई 6 हो तो भारतीय मानक कोड के अनुसार स्तंभ पट्टी और मध्य पट्टी की चौड़ाई होगी। ठीक है ना, चलिए आपके पास इसके लिए 40 सेकेंड है, आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। ठीक है ना, ठीक है। उम्मीद है कि 75 नंबर आपको याद होगा। ये 75 नंबर आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इफ़ द साइज ऑफ पैनल इन फ्लैट स्लैब 6 मीटर बाई 6 मीटर, देन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड द विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप एंड मिडल स्ट्रिप कितना होगा, कितना कितना स्ट्रिप का बनाया जाएगा, तो सीधा इसके आधा हो जाता है। ठीक है, इसका सीधे आधा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 76 देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं। इन काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल द वर्टिकल स्लैब इज डिजाइंड एज ए कंटिन्यूअस स्लैब। कह रहा है जो वर्टिकल स्लैब है वो कंटिन्यूअस स्लैब की तरह डिजाइन होता है। दूसरा कह रहा है द हिल स्लैब इज डिजाइंड एज ए कंटिन्यूअस स्लैब। कह रहा है जो हिल वाला स्लैब है उसको हम लोग कंटिन्यूअस स्लैब की तरह डिजाइन करते हैं। तीसरा कह रहा है द वर्टिकल स्लैब इज डिजाइंड एज कैंटिलीवर। कह रहा है जो वर्टिकल स्लैब है इसमें वो क्या होता है, हमारा किस तरीके से डिजाइन होता है, कैंटिलीवर की तरह। और चौथा कह रहा है द हिल स्लैब इज डिजाइंड एज ए कैंटिलीवर। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, आप पढ़े भी होंगे तो थोड़ा सा इस पर क्या करना, ध्यान दीजिए। 20 सेकेंड समय ले लीजिए, 20 सेकेंड। 76 नंबर, 20 सेकेंड आपके पास समय है। ठीक है, चलिए समय ख़त्म हो गया। इसका देखिए जो कैंटिलीवर ऊपर वाला लिखा पहला वाला, द वर्टिकल स्लैब इज डिजाइंड एज ए कंटिन्यूअस स्लैब। तो अगर आप रिटेनिंग वाल पढ़े होंगे और काउंटर फोर्ट वाला अगर पढ़े होंगे तो आप देखेंगे ये वाला जो वर्टिकल स्लैब होता है वो कंटिन्यूअस स्लैब की तरह डिजाइन होता है, और हिल वाला भी कंटिन्यूअस स्लैब की तरह। ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस स्लैब की तरह डिजाइन होते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आप क्या करेंगे, याद करेंगे। तो 76 हो गया। ठीक है, 76 के बाद देखते हैं 77। परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड्स ऑन। ठीक है ना, आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, समय ले लीजिए 30 सेकेंड। हिंदी पढ़ सकते हैं। लिमिट स्टेट विधि द्वारा एकल सुदृढ़ीकरण आयताकार सेक्शन के बराबर डिजाइन में इस्पात का प्रतिशत किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कह रहा है FCK पर। दूसरा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है ना, FY पर कह रहा है। तीसरा कह रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, E पर डिपेंड करता है। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ दिस सेक्शन कह रहा है इसकी B और D पर। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए कौन कौन से इसमें सही हैं। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड का समय है। 77 नंबर। ठीक है,
चलिए ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड में जब आप जाएंगे तो परसेंटेज ऑफ स्टील का आप फार्मूला देखेंगे। ठीक है, फार्मूला देखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा, FCK भी दिख जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी दिखेगा, और आपको क्या दिख जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो नहीं दिखेगा, B और D आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, B और D देखने को मिलेगा। तो आपका पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ठीक है, तो 77 का आपका B सही हो गया। 78 देखिए, ज़्यादा हम समझा नहीं रहे हैं ताकि हमारा जल्दी हो जाए। देखिए 78, डीप बीम आर डिजाइन फॉर, गहरी धरण के लिए अभिकल्पित होता है, किसके लिए डिजाइन किया जाता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल शियर के लिए, दूसरा कह रहा है केवल बेंडिंग के लिए, सी कह रहा है दोनों के लिए, और डी कह रहा है बियरिंग के लिए। ठीक है, धारण में 78 के लिए आपके पास क्या है, 20 सेकंड का समय है। 78 वाला क्वेश्चन का आंसर देखिए, चलिए 78 वाले का आंसर देखा जाए। देखिए डीप बीम है, जब बीम का डिजाइन करने जाएंगे तो क्या करते हैं, बी और हम लोग क्या करते हैं, डी निकालते हैं। ठीक है, बी और डी निकालते हैं और AST निकालते हैं। और जब ये निकालने जाएंगे तो मेनली देखिए डिजाइन बी और डी निकालना ही डिजाइन कहलाता है। ठीक है, तो हम निकालते हैं मोमेंट बराबर होता है QBD²। ठीक है, तो यहाँ सब देखिए मोमेंट से ही, मोमेंट दिया रहेगा तभी आप बी और डी निकालेंगे, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिग्मा ST AST। ठीक है, अब देख रहे हैं D - XC/3 होता है, तो मोमेंट के लिए आप स्टील भी निकालते हैं, इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 78 हो गया। चलिए 79 देखते हैं, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज द प्रोडक्ट ऑफ, कंक्रीट के संकुचन से पूर्व प्रतिबल में क्षय का गुणनफल होता है। ठीक है ना, तो ये वाला थोड़ा सा आप पढ़िए, तब तक 20 सेकंड लीजिए। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट है। ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, इन दोनों का गुणनफल जो होगा प्री स्ट्रेस के लॉस को दर्शाता है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए देखते हैं 79, कह रहा है द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, तो ये याद करना है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है ना, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस जो होता है, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस जो होता है ES मतलब इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इनटू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ठीक है ना, इन दोनों का गुणनफल जो होता है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस को बताता है। ठीक है, तो 79 हो गया। 80 देखिए, द रिडक्शन कोफिशिएंट ऑफ ए reinforced concrete column with an effective length of 4.8 meter and size 250/300 mm एज। ठीक है, रिडक्शन फैक्टर के बारे में बात हो रही है, CR के बारे में, 1.25 माइनस L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई लीस्ट लैटरल डायमेंशन। ठीक है, 48 होता है लीस्ट लैटरल डायमेंशन, और लीस्ट लैटरल डायमेंशन आपका 250 है। ठीक है ना, इस फार्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं। अपना आंसर बताइए 80 नंबर का। ठीक है, तो 80 नंबर का आपका आंसर आ रहा होगा 10.85। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा मुझे काम है, मैं अभी इलाहाबाद जा रहा हूँ। ठीक है ना, इलाहाबाद जा रहा हूँ, वहाँ पर भी एक ब्रांच खोलना है, तो इसीलिए जा रहे हैं रूम के लिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।